का जो लेक्चर है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट में। अब सिंपल बात, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें और आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में ना पढ़ने को मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और इस सेमेस्टर से आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लास्ट सेमेस्टर में आपने बेसिक बहुत सारी ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बड़ा बड़ा चीज़ें क्या होती है। तो उसके बाद जो आज इस सेमेस्टर से हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। इसी सेमेस्टर में आपको पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में डी, उसके बाद एफ, ऐसे से आपको पढ़ते रहेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या इन्हें किस तरीके से काम करते हैं। देखो सिंपल बात है कि एस ब्लॉक, देखो अगर आप हमारे पीरियोडिक टेबल पर नजर मारे ना, वो तो इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का वो हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता है बेसिकली। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने अपने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। जो ये स्टार्ट किया, जो ये एरिया आता है इसे कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। इस एरिया वाले को कहते हैं पी ब्लॉक, और इनके बीच में जो ब्रिज तरीके से इसको बोला जाता है डी ब्लॉक, और जिनको अलग से फेंक रखा है इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो इन 4 ब्लॉक्स में क्या है, डिवाइडेड है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो हमें इस सेमेस्टर में इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है, नेक्स्ट सेमेस्टर में इसकी बात करेंगे, उससे अगले वाले में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस ब्लॉक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पहले ये तो बताना चाहिए कि वो ब्लॉक में है कौन, उस ब्लॉक को ऐसे ही क्यों कहा जाता है। तो सिंपल चीज समझते हैं। देखो हमारा जो बेसिक आइडिया था कि हमने इनको अपने इस पे डिवाइड किया, तो हमने किया इस तरीके से इनको इन ब्लॉक को डिवाइड किया। कारण था इनके ऑर्बिटल्स का। हमारे को पता होगा 4 ऑर्बिटल होते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। एस डी, एस पी, डी एफ, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। अगर हमारा कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसे खत्म हो रहा है, मान लेते हैं NS1 या NS2 के तरीके से खत्म हो रहा है, मतलब आखिरी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो s ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो उन सभी को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ, एस ब्लॉक में डाल देते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट है जिसका NPX खत्म हो रहा है, NPX मतलब NP1, NP2, NP3 इस तरीके से खत्म हो रहा है, मतलब वो P ब्लॉक में, मतलब P ऑर्बिटल में अगर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उनको आप रखते हैं P ब्लॉक में। मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट इनका N-1 D1 to 10 इस तरीके से अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मतलब अब समझोगे बाद में जब तुम इसे पढ़ोगे, तो अगर मतलब इतना है कि ओवरऑल कि अगर डी में आखिरी पर खत्म हो रहा है तो वो उसे डी ब्लॉक पर रखा जाएगा, और अगर उसका इलेक्ट्रॉन कुछ N-2 F 1 to 14 इस तरीके में खत्म हो रहा है, मतलब 1 से 14 कुछ तरीके में खत्म हो रहा है, अगर वो F में खत्म हो रहा है तो उनको F में कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फंडामेंटली हमारा जो पीरियोडिक टेबल है डिवाइड है। अब इस बार हमें जिस चैप्टर की बात करनी है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते कौन से। देखो बेसिक तो हमें पता है एलिमेंट, अगर कोई पूछे कि डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका फॉर्मूला सिंपल भी हो जाएगा कि एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंस मतलब आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS1 या 2, क्योंकि दो हमें बताया कि एस में ना 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप आता है, सेकंड ग्रुप आता है। तो NS1 या 2 अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो उन एलिमेंट को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जिनमें शुरू करते हैं तो ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप, ये 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में मिल देंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। मैं हाइड्रोजन को इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई है उसी को नहीं पता कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है। हाइड्रोजन का और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था वो NS1 कहते थे, उसको यहाँ रखा गया, लेकिन वो अल्कली मेटल होता नहीं है, वो नॉन मेटल होता है, जो कि यहाँ आना चाहिए, कहाँ, फ्लोरीन वाली क्या है, हेलोजन गैस में आना चाहिए, तो उसका कोई जगह पक्का नहीं है। इसलिए हम एस जब ब्लॉक जब भी पढ़ते हैं हाइड्रोजन को नहीं पढ़ते, हम लिथियम से नीचे को पढ़ते हैं। और सेकेंड ग्रुप में आते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे। ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं जगह से अच्छे से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, तो ये आते हैं हमारे सेकंड ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में ये आते हैं, सेकंड ग्रुप में ये आते हैं। इनका नाम बताने से क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, बेरियम, बेरिलियम, BE होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है,
इनको याद करने की ट्रिक भी थी इसको, तो अगर तुम एस लगा देते हो तो ये ट्रिक बन जाती है ह ली ना करे रब से फरियाद, और ये ट्रिक बन जाती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये दो जो है वो ट्रिक एक्चुअल में अगर इससे भी याद करती हूँ कि ट्रिक इसे याद हो जाना है, क्योंकि देखो एस ब्लॉक से कोई भी सवाल है ना तो तुम्हें वहाँ पे अगर एग्जाम्पल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कर्व। कभी अगर तुम मान लो कोई एक इंसान एक बार में किसी ने बोला सवाल आ गया कि साइज पे अगर मतलब आ गया कि साइज बताओ, इस तरह की चीज है। एक इंसान है सिर्फ थ्योरी लिख के आ रहा है कि नीचे को साइज बर्ड है बगल में साइज घट रहा है, ऐसे कुछ लिख के आ रहा है। एक इंसान है थ्योरी के साथ नीचे पे ये भी दिखा के आया है ऐसे करके, तो ऑब्वियसली जिसने ये दिखाया वो उसके नंबर ज्यादा मिलेंगे। और दिखाने के लिए याद होना चाहिए, याद करके याद हो तो भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम रेडियम ऐसे याद हो, या हली ना कर सबसे प्रयास बेटा मगे कर इसको बाप राजी ऐसे याद हो, जो भी जैसे चलेगा। ठीक है, ही में याद होना चाहिए, पी में थोड़ा ज्यादा है, ये तो दो ही ग्रुप है इनको बताना चाहिए। देखो सिंपल चीज। अब सवाल आता है कि इसको फर्स्ट ग्रुप क्यों कहते हैं, इसको सेकंड ग्रुप क्यों कहते हैं। सिंपल भाषा में हमने बोला ना, देखो हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट को इसलिए एस कहा जाता है क्योंकि जिनका वैलेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। हमें पता है कि भाई एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल। और वैसा पॉलिश देखा है कि भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। क्यों नहीं भरे जा सकते, तो इसका क्वांटम फिजिक्स से अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा अगर तुम एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो जाएगी, और अगर दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो गई तो एक्चुअली में मतलब पूरी क्वांटम फिजिक्स चल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दो इलेक्ट्रॉन की। देखो हमें पता है ना एन एल एम एस, ये चार स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं। तुम्हारा प्रिंसिपल है जो मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। एक रूल होता है, हम पॉलिश का रूल कहते हैं कि भाई साहब इन तीन क्वांटम नंबर तो मान लो तुम्हारा सेम है, चल भी जाएगा, बट ये चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल के अंदर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के दो तीन क्वांटम नंबर सेम होंगे, हमेशा चौथा सेम नहीं होगा। देखो इसके लिए एक होती है प्लस हाफ, एक होती है माइनस हाफ, टॉप स्पिन डाउन स्पिन। इसकी टॉप है इसकी डाउन है, तो इलेक्ट्रॉन को जब भरते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, क्योंकि एक की स्पिन टॉप है इसकी स्पिन डाउन है। अप स्पिन डाउन स्पिन टॉप स्पिन डाउन स्पिन अल्फा स्पिन बीटा स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ जैसा कहते हो। तो पॉइंट यही है। तो अब तुम्हें पता है कि भाई हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जाना है एस में, एस में जा सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो एस में गया है एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो वो सारे आएंगे फर्स्ट ग्रुप में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अगर एस में गए हैं दो इलेक्ट्रॉन तो वो सारे कहाँ आएंगे, इस तरीके से अगर गया तो वो सारे आएंगे सेकंड ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप में आने का कारण है कि उनके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप में आने का कारण है कि उनके एस के ग्रुप में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की। हमेशा पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए देखो पूरा नहीं लिखा जाता, तुम यहाँ लिखते जाओगे पकड़े जाओगे, 7 है 7s तक पहुंचाने हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2, उसके बाद 6 है 5s2 5p6 फिर 5d फिर 6s2 5d फिर 5 है, फिर कहाँ जाओगे 7s तक पहुँचते 7s तक पहुँचते होते तो पकड़े जाओगे। तो हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता है ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है और तुम्हें याद करना होगा। देखो तुम कुछ भी याद करो, तुम्हें एक चीज तो हमेशा नोबल गैस याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट का ऐसे लिखा जाएगा, उसके रहने वाले की नोबल गैस, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो कि x है, उसका आगे ns1 या 2, ये होता है हमारा जनरल नोबल गैस जो किससे पहले आएगी और 1s2। हमें अब देखो पता होना चाहिए कि कौन सी नोबल गैस आती है। देखो लिथियम से पहले आती है हीलियम, ठीक है, पहले तो नोबल गैस होता है, तो ऐसे बैरियम से पहले भी हीलियम आने वाली है। ऐसे करके सोडियम से पहले आती है नियॉन, मैग्नीशियम से पहले भी कौन आती है नियॉन, क्रिप्टन सॉरी क्या है, पोटेशियम से पहले आती है आर्गन, तो कैल्शियम से पहले भी आएगी आर्गन। रुबिडियम से पहले आती है क्रिप्टन, जैसे स्ट्रोंटियम से पहले भी आएगी क्रिप्टन। सीजियम से पहले आती है तुम्हारी जेनॉन, और बेरियम से पहले आती है जेनॉन, और फ्रांसियम से पहले आती है रेडॉन, और ऐसे ही रेडियम से पहले भी आती है रेडॉन। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जिस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं ना, उस एलिमेंट से पहले कौन सी नोबल गैस आती है। अब इनको याद करने की ट्रिक दिया, अगर किसी ने बताते तो याद करने ट्रिक ये है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रैंकिंग, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक की है, देखो ज्यादातर पीरियड लोगों ने ट्रिक से ही याद करेंगे, तो मैंने भी अपने टाइम से ट्रिक से याद की थी, तो तुम भी देख लो। हीना नीना और करीना का एक्सरे रैंकिंग, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन।
तो अब ये इंपॉर्टेंट है ना कि देखो अब हमने सब जल्दी बता दिया, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो बताने से इनका एटॉमिक नंबर क्या है, तो बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 56 नहीं 54 और इसका होता है 82। ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद नहीं है, 86 होता है, हाँ सॉरी 86 होता है, एफ आ जाते हैं इससे। हाँ तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद नहीं तो बेसिकली 18 ऐड कर सकता है वो, टू कुछ नहीं यहाँ से 18 ऐड कर सकते हैं, 2 और 10 आगे होता है, यहाँ 18 में आता है 18 फिर यहाँ पे भी याद कर लो कहाँ जा रहा है 18 की बात करोगे, क्योंकि तुम्हें देखो यहाँ पे डी नहीं आता है इसलिए 10 नहीं ऐड होता, 80 ऐड होता है, यहाँ पे एफ नहीं आता है इसलिए 18 नहीं ऐड होता है, यहाँ पे एफ आता है तो 18 प्लस 14 जितना भी होता है वो ऐड होता है, इतना कौन याद रखता है। तो सिंपल चीज़ ये तुम्हें याद होनी चाहिए, 2 10 18 36 54 और 86 ये हमारे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यानी कहते हैं 2 10 18 आर्गन, 36 क्रिप्टन, 54 तुम्हारा ज़ेनॉन और 86 हमारा सिंपल चीज। अब कुछ नहीं हमें बताना चाहिए कि कौन से, देखो सिंपल चीज कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिथियम बताओ, लिथियम का बताना चाहिए सिंपल चीज। लिथियम कहता होता है 1s2 2s2 1s2 1s1 2s1 1s1 1s2 1s2 2s2 होता है, 2s1 होता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एक्चुअली में ना। अब देखो ये 1s1 कहाँ चल गया, हीलियम में आ गया, तो सिंपल चीज इसका होता है 2s1। नीचे का आता है कि सेल बढ़ाते जाओ 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 सिंपल चीज। बहुत देखो यार इनका तो बहुत सिंपल है, तुम्हें बस पहले का बताना चाहिए, एक एक सेल बढ़ाते जाओगे नीचे आ सकते। सेम है यहाँ 2 एक बढ़ दो, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 सिंपल। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे आसान है। तुम्हें क्या याद करना है, तुम्हें बेसिक याद करना है कि भाई सबसे ज्यादा हाँ इनके एटॉमिक नंबर ये भी पूछे जा सकते हैं ना, कुछ नहीं है। तुम्हें अगर इनके एटॉमिक याद नहीं है ये भाई इनमें एक एक ऐड करते जाओ, इसमें 2 + 1 3 10 + 1 11 18 + 1 19 36 + 1 37 54 + 1 55 86 + 1 87 हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब जैसे यहाँ पे यहाँ करोगे 2 + 2 4 10 + 2 12 18 + 2 20 36 + 2 38 54 + 2 56 87 + 2 88 हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सबसे इजी है। पहली बात तुम्हें क्या याद करना है, तुम्हें याद करना ये तो बहुत आसान है, हल ये ना करे रब से फरियाद, सिंपल चीज। बेटा मांगे कार स्कूटर बापा जी। फिर तुम्हें याद करने है तुम्हारे ये क्या नोबल गैस, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, सिंपल चीज। अब अगर या तो तुम इनके इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो 2 10 18 36 57 86, या तो ऐसे करो शुरुआत के 2 में 10 ऐड करना है, नहीं 8 ही ऐड करना है, 8 ही ऐड करना है, फिर यहाँ इन 3 में प्लस 8 + 10 10 ऐड करना है, क्यों डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट। अब यहाँ पे ऐड करना है तुम्हारा 18 + 14 कितना हो जाएगा 18 22 और 32 ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है 32 54 + 32 86 इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अब ये समझने का आइडिया तो इतना तो कोई भी याद कर सकता है, देखो इतना याद हो गया, बट देखो कोई बात इतना भी नहीं हो रहा, तो इसको निकलो तो चलो फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो मान लो तुम्हें इतना याद हो गया, जो कि होना ही चाहिए, अच्छी बात है अगर तो याद हो गया। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं, ये +1 +1 +1 +1 इनमें +1 करो, यहाँ +2 कर दो, तुम्हें आ जाएंगे दोनों ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब चांसेस सुनते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, अब इस चीज की हमें बात करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे को बढ़ते हैं। हम डायरेक्टली बेसिक चीजें मैं अभी बताता, फिर हम केमिकल रिएक्शन में ही आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले ग्रुप के एलिमेंट को पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली धमाका होगा। सोडियम है पहले ग्रुप में, सोडियम पानी में जाता है तो धमाका करता है, हम सबको पता है, ठीक है। अब ये समझना है कि क्यों इन्हें एल्कली मेटल कहा जाता है। देखो ध्यान सुनना, एल्कली इस शब्द का मतलब वाई, अगर तुम जाके वाई एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कली मेटल, तो सिंपल वर्ड है, एल्कली का मतलब होता है बेस। एल्कली का मतलब होता है बेस। क्या होता है एल्कली का मतलब, बेस। तो सिंपल चीज समझना, अगर मैं इसको कोई भी एस ब्लॉक के एलिमेंट को H2O के साथ डालूंगा
पानी में डालूंगा तो वो हमेशा एक बेस बनेगा। एग्जाम्पल, सोडियम पकड़ा, पानी में डाला, NaOH बनेगा जो कि बेस है। पोटेशियम पकड़ा, पानी में डाला, KOH बनेगा जो कि बेस है। दूसरे में जाते हैं, मैग्नीशियम पकड़ा, पानी में डाला, MgOH का O2S बनेगा जो कि बेस है। तो बेस को एक भाषा में एल्कली कहा जाता है, तो इसलिए इनको एल्कली मेटल कहा जाता है और उनको एल्कलाइन अर्थ में देखो, दोनों को एल्कली का मजा नहीं आएगा। और जो दूसरे वाले हैं जिनके जेस्टोन हो गए, बेरिलियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, स्ट्रोंटियम हो गए, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, जितने भी ये मेटल हैं सारे मेटल अर्थ में ज्यादा पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। दे ऑल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो इनका नाम हो गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्कलाइन क्रस्ट मेटल इनको कहा जाता है। तो अगर सवाल पूछे कि कोई पूछे कि वैसा एस ब्लॉक के एलिमेंट को एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, तो सिंपल कहना कि वैसा एल्कली का मतलब बेस है, और जब भी तुम मेटल को पानी में डालते होते हैं बेस की फॉर्मेशन करते हैं, जिसका मतलब एल्कली की फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको एल्कलाइन मेटल कहा जाता है। बेसिक चीजें समझते हैं, बेसिक चीजें क्या समझते हैं। आज का जनरल इंट्रोडक्शन पूरा चलेगा, आज मैं पूरा मतलब ऐसे रिएक्शन से तक मैं सोच रहा हूँ क्या रिएक्शन या बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन तो पूरा खत्म कर देता हूँ, मतलब जनरली मुझे जितना पढ़ना है वो सारा को हम समझ लेते हैं। अगली चीज ना अगले सीधे साइज, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन जो आप समझ चुके हैं। अगला आता है साइज, नंबर 2 लिखना साइज। आगे पूरा भी तुम्हारे साथ साथ ही लिखने वाला, तो सिंपल चीज साइज। साइज का क्या होता है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप एलिमेंट पढ़ते हैं ना, यहाँ में इतना कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिखो। साइज में 2 ग्रुप है, तुम बार बार अगर इलेक्ट्रॉन को लिखते रहो ना एटम एलिमेंट्स को याद हो जाएगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और सेकंड ग्रुप में आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। सिंपल चीज। अब साइज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दोनों में सेम ही रीजन होता है। अगर मैं टॉप टू डाउन जा रहा हूँ, टॉप टू डाउन तो साइज जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, साइज जो है ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने बहुत बेसिक पढ़ा है कि भाई साहब क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज कर जाता है ना, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवन सेल। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन कौन सा आता है 7s2 आता है, ये 6s2। सेल इंक्रीज कर देना, और हमें पता है एक रिलेशन जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल नंबर के। सिंपल चीज आई बात समझ लो। तो टॉप टू डाउन अगर मैं दोनों में जाऊंगा तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टॉप टू डाउन साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूं बेसिकली तो कुछ ऐसा लिख, क्या दोनों ग्रुप में टॉप टू डाउन जाने में साइज जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करता है। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, मतलब फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप की तरफ जाऊं, लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप को कंपेयर करो सेकंड ग्रुप से, तो साइज थोड़ा सा घट जाता है, कारण है जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। सिंपल चीज समझो, ये हमारा ऑर्बिटल है। मैं लिथियम की, मैं सिंपल बात करता हूँ लिथियम की, जिसका वैलेंशियल ऑर्बिटेशन आता है 2s1, और इसके सामने आता है बेरिलियम जिसका इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आता है 2s2। अब खुद देखो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है 1s1 2s1, ठीक है। ये लो, अभी देखो इसके पास 3 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर 4 होता है, मतलब 4 प्रोटॉन है, ये 1s1 ये 1s2। अब खुद देखो ये 3 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 2 शेल को खींचते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, शेल को खींचता है। इस 3 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 2 शेल को खींचना है, और यहाँ 4 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 2 शेल को खींचना है। तो कौन ज्यादा टास्क खींचेगा? ये खींच पाएगा, तो ये सेल पास आ जाएगा, इसका साइज घट जाएगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज करता है। शेल नंबर तो सेम ही है, 2 का 2 ही है, ठीक है। तो सिंपल साइज का तो सिंपल रूल है, टॉप टू डाउन इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। ओके, साइज की बात हो गई। अगली इसकी बात कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा था ना भाई साहब, सिंपल चीज है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेशन में बन है। तो सही में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेशन है। अगर तुम्हें रिलेशन याद है ना, तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी पता कर सकते हो। अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पता करना है, तो सिंपल चीज तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शेल नंबर की। ये रिलेशन अगर तुम्हें पता है तो सिंपल हो जाएगा। इतना भी नहीं पता, भाड़ में जाए क्यों इतना जानना है, एक सिंपल रिलेशन
आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। बस लो इतना अगर तुमने जान लिया तुम सब समझ जाओगे, क्योंकि तुमने साइज डिफाइन कर दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी भी आराम से डिफाइन कर दोगे। हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, तो सिंपल चीज टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, ये दो चीजें निकालनी है। समझ लो, टॉप टू डाउन जाने में साइज क्या हो रहा है, बढ़ है। अगर साइज बढ़ है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, इनवर्स रिलेशन है, बहुत सिंपल चीज। आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी क्योंकि साइज बढ़ है, इसलिए चक्कर निकाला था। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। अगर साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। लो सिंपल चीज आगे डिफाइन कर दिया तुमने। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू डाउन में घटती है, लेफ्ट टू राइट में बढ़ती है, सिंपल बात। तुम्हें ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। देखो होता क्या ना, अगर सवाल आ गया क्या आ गया, डिफाइन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में यही तो पढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन बताओगे, तो मुझे देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा ना, तो सिंपल बेसिक चीज देखो, तीन सवाल आ सकते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या बताओगे सुनना। अगर पूछा गया जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं आज के लेक्चर में पूरा बता रहा हूँ वो बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, अभी भी आगे पढ़ेंगे। अगर पूछा जनरल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो बेसिकली अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, एसिड के साथ, अलग अलग चीज के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, वो केमिकल में आएगा। अगर तो बोला जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो तुम्हें दोनों बताने पड़ेंगे, कुछ फिजिकल बता दो, कुछ केमिकल बता दो, बात खत्म, सिंपल बात, सिंपल बात। तो साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अगले हम बात करते हैं किस चीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अरे लोगों को लगता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इजी होता है। तुम अगर तुम्हें रिलेशन पता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो अगर तुम्हें रिलेशन पता है तो सब कुछ निकाल सकते हो। क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, सबसे ज्यादा मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है। सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन को निकाल दो कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट बढ़िया वाला स्टेबल हो जाए। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रॉनिक और सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अंश होता है नोबल गैस का। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन को निकालो कि नोबल गैस में होता है, सिंपल चीज हमें क्या पता है, फर्स्ट वाला देखो जो कि फर्स्ट ग्रुप होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक अंश होता है नोबल गैस NS1, ये तो होता है ना 2s1 3s1 4s1, ये तो होता है। और जो सेकंड ग्रुप होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक अंश होता है नोबल गैस NH2 2s2 3s2 4s2, ऐसा तो होता है ना। अब देखो इनको नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक अंश होता है, मतलब ये बाहर की सारी चीजों को हटाना है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक। सिंपल बात। तो सिंपल बात, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा तो NS1 गायब, बचा क्या सिर्फ नोबल गैस। अगर ये दो को फेंकेगा तो NH2 गायब, बचा क्या नोबल गैस। बस हो गया स्टेबल, हो गया स्टेबल। तो सिंपल चीज अगर मैं बताऊं फर्स्ट ग्रुप को, तो मेरे को बताओ कि फर्स्ट ग्रुप को कितने इलेक्ट्रॉन को फेंकने के बाद स्टेबिलिटी हासिल होती है, एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +1 ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना वाला प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +1। और अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, कितने इलेक्ट्रॉन उसे फेंकने के बाद स्टेबिलिटी हासिल हुई, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी +2। तो तुमने देखा होगा Na+ में रहता है, K+ में रहता है, Mg+2 में रहता है, Be+2 में रहता है, Cl+2 में रहता है। तो फर्स्ट ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन होती है +1, सेकंड ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन होती है +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मेरा जो कंपाउंड एलिमेंट है स्टेबल बन जाएगा, और स्टेबल होते हैं नोबल गैस। तो सिंपल चीज वहां पहुंचती है। तो फर्स्ट ग्रुप की है +1, सेकंड ग्रुप की है +2। अब आजकल आखिरी जो किया रिड्यूसिंग एजेंट। अब कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब लास्ट है रिड्यूसिंग नेचर, फिफ्थ ना, रिड्यूसिंग नेचर। अब पहली बात तो सबसे कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है, पहले तो उसको कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्या रिड्यूसिंग नेचर, क्या ऑक्सीडेटिव नेचर। ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हें बनाना है इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तुम हो ए, तुम्हें अपना खोलना है इंश्योरेंस करना, ठीक है। तुम्हें क्या मिला, एक इंश्योरेंस बी मिला जो कि इंश्योरेंस कराता है, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस LIC एजेंट है। तुम्हें वो बोला, तुमने उससे कहा कि भाई मेरी बात करो, मेरा LIC मेरे को अपने इंश्योरेंस कराना है। तुमने कहा ठीक है LIC खुलवा देते हैं, तो इसने इसकी LIC खुलवा दी।
अब ए का हो चुका है बढ़िया वाला इंश्योरेंस, ए का हो चुका है इंश्योर्ड, ए हो चुका है इंश्योर्ड। अब मुझे बताओ किसका इंश्योरेंस करवाना था, ए का। एजेंट कौन था, बी। अब मुझे बताओ LIC एजेंट तो बी था, तो क्या बी का इंश्योरेंस हुआ, नहीं तो बी ने तो किसी और का करा है। तो यही कंफ्यूजन मत करो, यहाँ रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना वो खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, ये बात याद रखो। जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद का रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ओके, जनरली हेडिंग करा इसके ऑक्सीडेशन एजेंट होना चाहिए, इनका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये डालते हैं ना ऑक्सीडेशन एजेंट, ये समझना, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे। एग्जाम्पल समझना, देखो अगर तुम्हें बेसिक पता नहीं है तो नोट लिखो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, ये होता है, नहीं होता है, आई थिंक यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का घट जाना। और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ये रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन तो होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन उल्टी चीज होती है, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन घटेगा। तो बेसिक इतना है, देखो अब ध्यान से सुनना। अब हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अब समझना कि पब्लिक बोलती क्या है। तो थोड़ा एक काम करते हैं, सिंपल बात में बात करते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में साफ साफ लिखा है, उसी हेडिंग को मैं डालता हूँ, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर ये थोड़ा अलग चीज़ है। हाँ, रिड्यूसिंग नेचर का देखो दो चीज़ें, एक है नेचर, एक है एजेंट, दोनों में अंतर होता है। एजेंट मतलब जो दूसरे का कुछ ना कुछ करता है। अगर रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे का रिडक्शन कराता है। अगर रिड्यूसिंग नेचर है तो वो खुद का ही, उसका खुद के रिड्यूस होने की नेचर की हम बात कर रहे हैं, सिंपल बात। ये एजेंट वाला तुम पी ब्लॉक में होगी, वहाँ बहुत अच्छे से आता है कि हम किस एजेंट को ले। हेलोजन्स बहुत बड़े बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। अभी आता है रिड्यूसिंग नेचर की, तो इसका मतलब ध्यान से समझना क्या होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा खुद को रिडक्शन करना चाहता है, ठीक है। रिडक्शन करने का मतलब अपने आप में प्लस अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना। देखो, और बढ़ाना मतलब मान लेते हैं ये Cl है, Cl को बताओ, Cl के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये Cl माइनस हो जाए, जनरली जिसमें रहती है, तो खुद देखो जीरो से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज घटा नहीं घटा, चार्ज घटना मतलब इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। अगर मैं यहीं पे ले लेता Cl प्लस क्लोरीनियम आयन, तो अब बताओ ये जीरो था, ये +1 है, चार्ज बढ़ा नहीं बढ़ा, चार्ज बढ़ना मतलब यहाँ हो चुका है रिडक्शन। मतलब कितनी ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होता है कि कितना ज़्यादा कोई एलिमेंट तैयार बरकरार है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। द नेचर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब हमें पता है कि भाई साहब सिंपल बात, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट बढ़िया अगर बहुत रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि जनरली उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, अपने आप को नॉर्मल गैस बना देंगे। तो एक चीज अपना जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है। फिर आएगा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, सिंपल बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो अब तुम्हें ये बताना है कि टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट में कहाँ रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है और कहाँ रिड्यूसिंग नेचर घटता है। चलो अपनी कॉपी का पीछे पीछे वाला पन्ना निकालो और बताओ टॉप टू डाउन में एनर्जी बढ़ती है या घटती है। ऑब्वियसली टॉप टू डाउन में एनर्जी घटती है। अगर ये घट रही है तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है, तो टॉप टू डाउन में रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। तो अगर बात को सोडियम का रिड्यूसिंग नेचर लिथियम से ज्यादा होता है, ऐसे पोटेशियम का सोडियम से ज्यादा होता है, सीजियम का इन सबसे ज्यादा होता है। तो टॉप टू डाउन में रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। इसकी मैं बहुत खतरनाक बात भी करने वाला हूँ। चलो तो लेफ्ट टू राइट में एनर्जी घटती है बढ़ती है, बढ़ती है, तो लेफ्ट टू राइट में रिड्यूसिंग नेचर घट जाता है, सिंपल बात। तो ये तो सिंपल बात थी कि रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू डाउन में बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में घटता है। 5 थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक।
अब एक छोटा सा खासा बता दें कि टॉप डाउन रिड्यूसिंग नेचर का बढ़ने का मतलब जो सबसे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन वो आएगा ना, कौन आएगा, ये भाई साहब, सबसे नीचे वाला जो ये आएगा एलिमेंट आएगा वो सबसे ज़्यादा अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा। यह सीजियम, इसको इस्तेमाल किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें तुम लाइट मारते हो और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और सीजियम में जितनी ज़्यादा लाइट मारोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि सीजियम की आयनिक एनर्जी इतनी कम है कि वो अपने अंदर पे रख नहीं देगा। जितने भी सोलर पैनल होते हैं तो ज़्यादातर सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आराम से फोटोन को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात ही है, क्या बात है कि टॉप टू डाउन में रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा और लेफ्ट राइट में रिड्यूसिंग नेचर घटेगा। तो आज के लेक्चर में हमने एस ब्लॉक की बहुत सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो सारी पढ़ दी है। वो होते क्या है, उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनको अगर हम पानी में डालते हैं तो वो बेस बनाते हैं, इसलिए उन्हें एल्कली कहा जाता है, उनके साइज कैसा होता है, उनका एनर्जी क्या होती है, उनका ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या होता है, और उनका रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी की पानी में डालते तो किस तरह की रिएक्शन होती है, बेस में डालेंगे तो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।